सर, तो इंडस्ट्रीज़ के तरफ से मेरा पहला रिक्वेस्ट यही है कि जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ भी एमआईडीसी हिंगना में है, तो हमारे को 2-3 जो मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं, वो एक है कि फैक्ट्रीज़ के आजू-बाजू जो एनक्रोचमेंट हो जाता है, तो उसके कारण सर हम उनको हटा भी नहीं सकते क्योंकि दे आर इन पब्लिक प्लेस, और वो हमारे बॉर्डर पे होने से हमारे यहाँ चोरियाँ बढ़ जाती है, ट्रक्स के मूवमेंट में डिस्टर्बेंस होता है, तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा एक जो लॉ साइड में है कि कोई भी एक्सीडेंट हमारे पास होता है फैक्ट्री में इन केस, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सीधा डायरेक्टर्स आते हैं। तो ये इतना बड़ा चैलेंज है कि हम अपने आप को डायरेक्टर रखते हैं तो सारे केसेस हमारे ऊपर होते हैं। अब हमारे यहाँ 3,500 एम्प्लॉयज़ है, कोई किसी केस में कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्टली हमारे को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जबकि सारे प्रूफ भी रहेंगे कि वर्कर की गलती से हुआ है, तो भी फंसते तो हम ही हैं सर। तो हमारे पीछे एक वो जो बैक ऑफ द माइंड जो सबसे बड़ा डर है, वो यही है कि यार हम 3,500 लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एक फियर को हम कैसे अपना सॉल्व कर सकें। देखिए, 2 चीज़ें जो आपने बोली हैं, तो एनक्रोचमेंट का जो इश्यू है, इसमें अनऑथराइज़्ड जो भी स्ट्रक्चर्स हैं या जो एनक्रोचमेंट हो रहा है या होने वाला एंटिसिपेटेड है, उसको निकालना और उसके ऊपर एक्शन लेना 2-3 संबंधित डिपार्टमेंट से जो हैं। तो जिस भी एरिया में आ रहा है, मान लो एनआईटी के एरिया में है या फिर आपका कॉरपोरेशन एरिया में है या फिर ज़िला परिषद एरिया में है या ग्राम पंचायत एरिया में है, तो उस एरिया में अगर कोई एनक्रोचमेंट है और वो इल्लीगल है तो उसको हटाने की जिम्मेवारी संबंधित डिपार्टमेंट की है। और वो अच्छे से हो, निकाला जाए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए प्रोटेक्शन देने की जिम्मेवारी हमारी है। तो इसमें मेरा यही बोलना रहेगा कि अगर आपके वहाँ पे इस तरह कहीं भी होता है, तो उसका एक सर्वे आप करवा सकते हैं या फिर संबंधित डिपार्टमेंट है वो करवा सकते हैं, या कोई नई जो चीज़ कोई आ रही है आपको दिख रही है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। और वो अगर उसको निकालना है तो हम भी लिख सकते हैं और संबंधित डिपार्टमेंट है उसको आप लिखें, और जो प्रोटेक्शन है वो हम देंगे। और ये हम और ये रेगुलर एक्टिविटी भी है। और बिल्कुल मैं आपसे इसमें एग्री करता हूँ कि ऐसा अगर कुछ भी है तो हम ज़रूर उसको निकालेंगे और हम आपके साथ में, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। दूसरा जो आपने बताया कि कोई भी इंसिडेंट हो जाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो इसमें थोड़ा सा और डीप में जाके कई बार जो भी एक संबंधित इसमें एक डायरेक्टर जो है, एक रूल भी है, वो रूल में अभी मुझे याद नहीं है, परंतु उसमें आप किसी एक को बता सकते हैं कि कोई भी अगर इस तरह का इशू होता है तो यू कैन कम्युनिकेट विद दिस पर्सन दैट हैज़ टू बी नॉमिनेटेड। तो ये जब मैं लीगल मेट्रोलॉजी में था तो उस टाइम पे मैंने ये रूल पढ़ा था, तो वही आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप में उसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है या कोई इंसिडेंट होता है, तो सबसे पहले अगर आप बताएंगे उसके बारे में, जो कि लीगली बताना भी चाहिए, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो अगर वो इंसिडेंट हमको पता चलता है तो उसकी कहीं ना कहीं पे इंसिडेंट रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। अब लीगली किस हद तक और क्या एक्शन उसके ऊपर लेना चाहिए वो नेक्स्ट स्टेप पे आता है। तो आपको कोई डर कि ऐसा ये गलत हो रहा है, हमको कोई अरेस्ट ना कर ले, ऐसा ना हो, ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ सबके लिए। तो ठीक है, इंसिडेंट हुआ है तो जो भी लीगल उसमें एक्शन है, आप भी और हम भी, जो भी एज़ पर रूल्स है वही होता है। अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है और आपको लगता है तो उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल 1 टू 1 केस चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि इस पर्टिकुलर केस में हमारी कोई गलती नहीं थी और हमको इसमें डाला गया, फंसाया गया, या कोई डिपार्टमेंट आपको परेशान कर रहा है, मुझे लगता है उस तरीके से हम जाएंगे तो काफ़ी रहेगा। और सर, ये परेशान कोई डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो केस बनता है वो डायरेक्टर्स पे ही बनते हैं। तो वो जैसे मैंने भले वो आपको उसमें बताया, हमको अरेस्ट नहीं भी हुआ है, लेकिन केस तो अल्टीमेटली हमारे नाम पे ही बनता है, देखिए हमको कोई ही भी, कोर्ट जाना है एग्जैक्टली exactly, तो कोई भी अगर इंसिडेंट हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस में। दूसरा, उस वो किसके है, अथॉरिटी कौन है, किसके उस पे है, तो वो कहीं ना कहीं नाम किसी का तो देंगे। कि अगर कोई लिविंग ये नहीं है, जैसे फैक्ट्री के नाम पे तो हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने बताया कि जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जो है, उसका नाम कहीं ना, क्योंकि कल को हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए किससे पूछेंगे। मान लो किसी की डेथ हो गई है इंडस्ट्री के अंदर, तो उसमें लेबर एक्ट जो है वो लगता है, लेबर लॉज के अंडर में।
और बाकी के जो है उसके मान लो जैसे अभी यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन कई तो सर। एक्सप्लोजन में जो हुआ है उसमें रूल्स फॉलो कर रहे थे कि नहीं, अभी वो केस हमारे पास में है, उसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी थी वो हमने करवाई और बहुत सारी चीज़ें उसमें सामने आई हैं। अभी पैसो जो डिपार्टमेंट है उन्होंने हमको रिपोर्ट्स में बताया कि इनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए थी, क्या क्या नहीं हुई हैं उसमें। तो ये इंक्वायरी का भाग है, क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं करेंगे, अभी 3 इंसिडेंट यहाँ पे अपने नागपुर में ही हो चुके हैं, 2 नागपुर रूरल में और एक नागपुर सिटी में। तो वो अगर इंसिडेंट हो रहा है जिसमें 9 लोगों की डेथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिसकी भी गलती है उसके बारे में पता निकालना होना, और हम आगे ऐसे इंसिडेंट ना हो तो उसके लिए भी करने की ज़रूरत है। तो शायद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई डरने की ज़रूरत है इसमें। अगर हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, संबंधित डिपार्टमेंट्स की इंस्पेक्शन रेगुलरली हो रही हैं, उनकी जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके ऊपर कंप्लायंस रिपोर्ट आपका गया है, तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ। वैसे तो हम भी एक्सपोज हैं, कोई भी हम लोग अगर एक्शन कुछ लेते हैं किसी के ऊपर भी, एलिगेशंस भी होते हैं हमारे ऊपर, उसके बाद में आजकल तो हम लोग सब एक्सपोज हैं, तो सोशल मीडिया पे भी कुछ भी दिखाया जाता है या लिखा जाता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो भी है, तो ये सब हम भी उसमें हैं। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज ही है सिर्फ इसमें, तो हम सब लोग आजकल एक्सपोज्ड हैं। पर अगर हम लीगली सब चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर, जो विशाल जी का कंसर्न है, जो वो चीज़ ये मानी जा सकती है कि अभी तक जो पुलिस या अप्रोच हुआ करती थी कि वो एक एक्सीडेंट वर्सेस क्रिमिनल नेग्लिजेंस में ज़्यादा तरजीह एक अप्रोच को दी जाती थी कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस एज्यूम करके ही इन्वेस्टिगेशन होती थी। जो आपके स्पेसिफिकली आने के बाद ऑफ लेट मैंने देखा है कि पुलिस आर मोर सेंसिटिव, जो आईओ लेवल पे मैंने कुछ एक्सीडेंटल सिनेरियोज देखे हैं इंडस्ट्रीज़ में भी, जहाँ पे वो लोग एज्यूम करके भी एक्सीडेंट ही एज्यूम करके चलते हैं और उसके बाद में अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस पाई जाती है तो वो अलग चीज़ है। तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने किस किस्म से क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कैसे आप आईओस को ज़्यादा सेंसिटाइज किया है इन इश्यूज़ को लेके, आप थोड़ा सा वो बताएंगे तो ज़्यादा तसल्ली होगी लोगों को। तो मेरा इसमें यही बोलना है कि हमारी जो पुलिस फोर्स है, जो भी अगर मान लो कोई इंसिडेंट हो गया है, तो हमारा ये नहीं है कि जो किसी को जानबूझ के उसमें एक्यूज़ बनाएं, और क्योंकि हम बना भी नहीं सकते, क्योंकि हम जो भी एक्शन लेते हैं वो स्क्रूटनी होती है उसकी, हर एक चीज़ की। कोर्ट के सामने भी जब हम केस भेजते हैं तो कोर्ट में भी उसके बारे में पूछा जाता है, तो उसमें हम लोग इलीगली कुछ नहीं कर सकते, ये एक चीज़ है। दूसरा, हमारे जो आईओज़ हैं उनको सबको ये क्लियरली बताया गया है कि आप एज़ पर लॉ एक तो चीज़ों को देखें, बिना बात पे किसी को बुलाते रहना पुलिस स्टेशन में, या वहाँ पे जाके हम लोग चले जाएं वहाँ पे और उनका जो रेगुलर एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें कहीं इंटरप्शन हो, या फिर उनका जो काम कर रहे हैं उसको कहीं पे बाधा पहुँचे, या कोई रेपुटेशन उनकी ख़राब हो। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अपने आईओएस को बताया है, इसके बावजूद भी अगर कहीं पे कुछ ऐसा है जो कि, क्योंकि ये रेगुलर और रिकरिंग चीज़ है, हो सकता है किसी से गलती हो गई हो हमारे ऑफिसर से या वो कर रहे हो, तो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। मैं ये इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जो अप्रोच है हमारी, किसी को जानबूझ के परेशान करने की नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैंने अपने ऑफिसर्स को बताया। और इसी तरह की अप्रोच मुझे लगता है होनी चाहिए, क्यों नहीं तो इंडस्ट्री जो है, जो कि एक तो इतने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं इतनी सारी चीज़ें फॉर पब्लिक के लिए ही है वो, तो ऐसे जानबूझ को प्रॉब्लम ना करें, ऐसा मेरी इंस्ट्रक्शंस है अपने स्टाफ को और ऑफिसर्स को। थैंक यू। वैसे तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन जो एक दो जैसे आपने बताया एक्सप्लोजन के, ये इंसिडेंट से ही मतलब हमारे घर में भी एक फियर होता है कि यार कल को कुछ ना, भगवान ना करे, कुछ अपने इधर ऐसा हो जाए और कोई अरेस्ट होता है कोई, तो आदमी का टेंशन वही ज़्यादा रहता है कि भाई हम तो सारे 3,500 लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, हमारा एक ऐसा सोचना रहता है। नहीं, अब जैसे मैंने पर्टिकुलर साइट के एग्जांपल, अगर उसके आप डेप्थ में जाएंगे तो शायद आपको लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं ये था। जैसे शॉप फ्लोर है या फिर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें आपने क्या क्या उसको हेलमेट दिया था कि नहीं, सेफ्टी मेजर्स थे कि नहीं, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंटरनेशनली कहीं भी देखेंगे तो ये नॉर्म्स हैं, दिस इज़ लॉ। तो उसको तो मुझे लगता है कि वायलेट करने का, जान जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है किसी की जा रही है, तो हम अगर वो फॉलो करेंगे और सब रिकॉर्ड पे है कि हमने इतने लोगों को ट्रेनिंग दिया, इतने से इतने बजे तक वो काम कर रहा था, उसको हमने सारे सिक्योरिटी गैजेट्स दिए हुए थे या जो भी है, तो उसके बाद वो मुझे नहीं लगता कोई अगर हो गया एक्सट्रीम उसमें, तो हम उसमें देखते हैं ना एक्सीडेंटल डेथ है तो उस हिसाब से हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट है तो वैसे ही होती है कार्रवाई। फेमस अप्रोच है लोगों की, ऐसा सोचना है कि
चाहे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ हैं या क्राइम डिटेक्शन है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड होती हैं आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। तो यहाँ ऑफ लेट हमने देखा है, डेटा ऑल्सो सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है क्राइम डिटेक्शन को लेके, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ को लेके। तो कोई स्पेसिफिक लाइट आप डालना चाहेंगे इन चीज़ों के ऊपर कि हाउ एग्जैक्टली ऑफ लेट कैसे चीज़ें पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुई हैं, ताकि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ सके इंडस्ट्री में? इसमें जो हमने 4-6 चीज़ें की हैं, एक तो हमने इंडस्ट्रीज़ में जो हमारी मीटिंग्स हैं या जो हमारे लोकल लेवल पे है और मेरे लेवल पे भी अवेयरनेस हमने काफ़ी इसमें करने की कोशिश की है। दूसरा इसमें जो कुछ एक एलिमेंट जो गुंडा एलिमेंट्स हों तो उनके ऊपर हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। इनफैक्ट कई बार तो हमने हमारे पास में ये भी कंप्लेंट्स आती थी कि जिस दिन पेमेंट होती है उसी दिन किसी ने अगर कोई लोन दिया हुआ है तो उसका जैसे ही बाहर निकलता तो उसके पैसे जो है एक्सटॉर्ट किए जाते हैं, या उसने किसी से कोई लोन लिया है तो उसको परेशान किया जाता है, इस तरह का हुआ। या फिर जैसे कोई बहुत सारी जो इलिसिट लिकर या जो शराब वहाँ पे बेची जाती है तो उसके ऊपर हमने सख्त सूचनाएं दी हैं। या फिर जो गैम्बलिंग वगैरह के जो प्रकार होते हैं वो नहीं वहाँ पे होने चाहिए। तो ये जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो हम लोग कर सकते हैं वो हमने किया है। और इंडस्ट्री से रेगुलरली हमारे ऑफिसर्स की जो मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। या कुछ और भी है, जैसे एक्ट है, माथाडी एक्ट है, वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसका कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। तो ये भी सारी चीज़ें हमने एक एक चीज़ जो हमारे ऑफिसर्स को बताते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और क्योंकि इसकी अवेयरनेस हमारे ऑफिसर्स को भी होनी चाहिए कि एक्ट क्या है, तो उस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। और जो यहाँ पे लेबर ऑफिसर्स हैं उनके साथ में हमारी मीटिंग्स होती हैं। तो ये मीटिंग्स के बाद में जो है एक तो नॉलेज शेयरिंग, कोई पर्टिकुलर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में और उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, बहुत क्लैरिटी हमारे ऑफिसर्स को हमने दी है। सर, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और साइबर क्राइम, ये दो भी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे रेगुलर अपडेशन और रेगुलर अपग्रेडेशन की भी ज़रूरत है। तो उस मामले में कुछ स्टेप्स आप ले रहे हैं? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और साइबर, और दोनों में ही इतने बड़े लेवल पे बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस कई बारी कि कोई फ़ोन आ गया, किसी के नंबर हमारा ही रिफ्लेक्ट हो रहा है और जबकि वो हैक्ड या वीपीएन के थ्रू आ रहा है, ये हम देख ही नहीं पाते। तो साइबर के जो केसेस हो रहे हैं, इनफैक्ट हर रोज़ ही जो है केसेस उसमें बढ़ रहे हैं और इसमें काफ़ी जगह पे इग्नोरेंस ही हमको देखने में नज़र आई है। तो उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने का हम बहुत मेजर लेवल पे अवेयरनेस इसमें बढ़ा रहे हैं। लोगों के स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं और सबसे बता रहे हैं कि किस तरह के केसेस आज हो रहे हैं। जैसे डिजिटल अरेस्ट है, लोग एकदम घबरा जाते हैं और वो उसमें बोलते हैं। या फिर कई बार ऐसा वीडियो कॉल आपके पास में आया था और वो आपका वीडियो सामने वाला बना लेता है और थोड़ी देर के बाद में ही कॉल आता है कि हमको ऐसे ऐसे आपका वीडियो मिला है एंड यू आर इन इम्प्रॉपर कंडीशन, हम दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं या हम यहाँ से बोल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि ऐसे कोई भी आपको डिजिटली अरेस्ट, कोई लॉ ही नहीं है ऐसा डिजिटल अरेस्ट करने का। तो ये हमारा इग्नोरेंस है मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे। और कई बारी हम अननोन लिंक्स को हम ओपन कर लेते हैं। कई बारी हम जो है इंफॉर्मेशन ही शेयर नहीं करते कि कोई लॉटरी किसी की, ऐसी लॉटरी लगती ही नहीं किसी की कि आप जीतते ही नहीं, क्योंकि आपने कभी अप्लाई नहीं किया, कभी आपने लॉटरी खरीदी नहीं है और उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि, और वो आप किसी को शेयर भी नहीं करते कि मेरी लॉटरी लग गई है, कि मेरे को तो 1 मिलियन की लॉटरी ऐसे कैसे लग सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इग्नोरेंस में और कहीं ना कहीं कई बारी शर्म में, जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो हम शेयर ही नहीं करते कि मुझे ऐसे कोई परेशान कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये होगा तो, और जैसे हम लोग अपने ओटीपी तो अभी काफ़ी पुराना हो गया, ऐसे कोई केसेस भी नहीं आ रहे हैं, परंतु हमारा अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उसको कोई जैसे व्हाट्सएप है वो आपका हैक हो गया कभी, या फिर आपके इम्प्रॉपर सोशल मीडिया पे अकाउंट बना दिए, आपका फ़ोटोग्राफ मॉर्फ कर दिया, ये सीरियस है, इसके बारे में बताना चाहिए, हमारा यही बोलना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है 1930 जो नंबर है 1930 नेशनल पोर्टल है, जिसके ऊपर कभी भी कोई साइबर ऑफेंस होता है इमीडिएटली उसके ऊपर बताएं, ताकि आपके साथ में कोई फिनेंशियल फ्रॉड हुआ है
तो आपके अकाउंट्स में अगर पैसा गया है तो गोल्डन आवर के अंदर आप बताते हैं तो पैसा रुक जाता है। आप जैसे जैसे टाइम जाएगा, एक पर्टिकुलर केस अभी हमारे यहाँ पे, उसका मैं डिटेल्स नहीं दे सकता अभी, जिसमें कि लगभग 4.5 करोड़ के करीब उसमें पैसा गया है। वो हमको 3 घंटे बाद पता चला। आप मानेंगे नहीं कि एक आदमी ने शुरू किया, उसके बाद में लगभग 127 अकाउंट्स में वो पैसे गए, 127 अकाउंट्स में, और वो पैसा भी रिट्रीव, और उसके बाद में वो विड्रॉ हो गया पैसा। तो ये इतना सीरियस ऑफेंस है, अगर हमको पहले उसमें मिलता तो शायद हम, फिर भी हमने अभी तक लगभग 50 लाख प्लस जो है पैसा रिट्रीव कर चुके हैं, और ये पैसा बाहर चला जाता है। इस पर्टिकुलर केस में दुबई में चला गया वो पैसा। तो ये इसके बारे में जैसे ही होता है तो आप इमीडिएटली बताएंगे तो हम इसमें उसको कार्रवाई, और पॉजिटिव कार्रवाई होगी, और इमीडिएटली 1930 पे बताने की ज़रूरत है। और जैसा इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी इसी तरह की चीज़ें हैं कि कई बार हम इग्नोरेंस में चीज़ें हो जाती हैं, और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो बैक्ड है हमारा साइबर क्राइम से। और इसके अलावा हमने यहाँ पे जो माननीय सीएम साहब ने यहाँ पे जो शुरू किया है एक सिस्टम, जो कि सिम्बा है, जो एक ऐप हमने डेवलप की है, जिसमें कि पूरे क्रिमिनल्स का डेटा हमने डाला है, जो हमको काफ़ी हेल्प कर रहा है। पूरा जो सीसीटीवी नेटवर्क है इस सिटी का, तो उससे जो है हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और ये इतना एडवांस सिस्टम हमारे नागपुर में है जिसका फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने देखा है आपका बहुत फोकस रहा है ड्रग मैनेज के ऊपर, जो अभी तक एक सोशल इशू समझा जाता था, पर उसके सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हैं। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइम और काफ़ी ज़्यादा क्राइम एट लार्ज में कमी आई है आपका जो कैंपेन अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन जो आपने चलाया है उससे। तो हाउ एग्जैक्टली हैव यू अचीव्ड इट? अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि ड्रग्स जो है ना बहुत बड़ी मैनेस है, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये एक सीरियस इशू है। और सबसे पहले तो ये मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी परिवार में हो रहा है तो वो शर्म के मारे या फिर किसी और तरीके उसको लगता है कि मैं बताऊंगा तो मेरी बदनामी होगी, ये गलत चीज़ है। तो इसलिए हमने इसके ऊपर जाके हम खुद अप्रोच कर रहे हैं लोगों को, हम खुद पब्लिक में जा रहे हैं, हम लोग खुद ऑपरेशंस कर रहे हैं। और इनफैक्ट ऑपरेशन थंडर इसीलिए है, हमने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उनकी गैदरिंग्स में, सोसाइटीज़ में, हमारी पुलिस दीदीज़, ये सब लोग जो हैं मैसिव तरीके से इस पे बात हमने की शुरुआत से ही। आज कम से कम मुझे खुशी है कि हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, और हमारे पास में डायरेक्ट कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं। अब जो लेडी है, मैं बार बार ये एग्जांपल साइट करता हूँ, वो मेरे ऑफिस में आके बोलते हैं साहब मेरा ये 16 साल का बच्चा है जो इसमें फंस गया है, तो आप उसमें हमारी मदद कीजिए। तो इस तरह से वो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे। तो हमने उसमें बैक जर्नी में ट्रैक किया, तो कौन इसको सप्लाई कर रहा था, ये सारी चीज़ें उसको हमने कट करने की कोशिश की है, और उस पर काफ़ी बड़ी हमको सफलता भी मिली है। तो इसके बारे में चर्चा करना, इसके बारे में नॉलेज शेयर करना, इसके बारे में कौन सप्लायर है वो, और इसमें जो जो इन्वॉल्व हैं, हमने एक ही दिन में लगभग 829 लोगों को उठाया था, और उनके ऊपर सबके ऊपर हमने कार्रवाई की, चेकिंग किया, और उसका रिज़ल्ट ये है कि आज जो है इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और लोगों का जो परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है कि देयर इज़ समबडी, द पुलिस इज़ देयर, अगर कुछ होता है तो हम जा सकते हैं पुलिस के पास में। हमारे यहाँ के कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने बड़ी बड़ी मीटिंग्स ली हैं। अब एक और इसमें चीज़ हमारे सामने आ रही है कि इसमें रिहैबिलिटेशन का जो एक इशू है ना, वो एक हमारे को थोड़ा सा उसमें गैप लग रहा है, और उसमें हम लोग पब्लिक की मदद या इंडस्ट्री की मदद लेना चाहते हैं कि अगर कोई विक्टिम है जो इससे बाहर निकलना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे वो सुविधा है कि नहीं, उस पर बात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें फंस गए हैं किसी भी कारण से, तो उनको निकालना भी समाज की, हमारे और आपकी जिम्मेवारी है। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग लोगों से हेल्प मांगते हैं कि ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे मॉडर्न सुविधा हो, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे अगर रिहैबिलिटेशन में जाते हैं तो वो उसको छोड़ के बाहर और नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकें। एक और मुद्दा है एनक्रोचमेंट का। उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि बिज़नेस कम्युनिटी को जो फैसिलिटेट करना या जो उनके इश्यूज एड्रेस करना, इसलिए सोसाइटी एट लार्ज के लिए ज़रूरी है, बिकॉज वेल्थ क्रिएटर्स हैं ये लोग, और ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हर तरीके से सोसाइटी एट लार्ज को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये बहुत सख्त ज़रूरी है। एक बहुत पुराना मुद्दा था एनक्रोचमेंट का, जो बहुत, इवन फॉर इंस्टेंस दवा बाज़ार के और काफ़ी लोग जो हैं उससे बेनिफिट हुए हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी आपको बीच में झेलना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको सॉल्व किया। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? सी एनक्रोचमेंट हैज़ बीन एन इशू, और उसके लिए जो है बेशक रोड के ऊपर एनक्रोचमेंट हो या फिर पब्लिक लैंड्स के ऊपर एनक्रोचमेंट हो या और किसी भी तरह की किसी प्राइवेट लैंड पे एनक्रोचमेंट हो, तो हमारी जो इसमें जो पॉलिसी है वो बिल्कुल एज़ पर लॉ है। और उसमें जो है हमारा कॉरपोरेशन के साथ में एनआईटी डिपार्टमेंट या फिर ज़िला परिषद जहाँ पे भी है, इन सब के साथ में हमारा रेगुलरली इसमें हम लोग साथ में मिलके काम करते हैं। और आपने देखा होगा अभी जो है काफ़ी एरियाज़ हैं जिसमें हमने उठाया है उन लोगों को। अभी एक ही इशू आ रहा है कि उनको रिहैबिलिटेशन का जो है उस पे भी कॉरपोरेशन जो है नागपुर कॉरपोरेशन वो उस पे काम कर रहे हैं। तो जैसे हम उठाते हैं तो उसके बाद में उनको रिहैबिलिटेट कैसे करें वो एक चल रहा है। परंतु जो जैसे कुछ एरियाज़ हैं, महल का एरिया हो जो थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, या फिर बर्डी का एरिया हो, या फिर और भी ऐसे जो एरियाज़ हैं, हम रेगुलरली उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम चाहते ये हैं कि एक तो ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो ठीक से रहे। ये क्योंकि एनक्रोचमेंट हो जाता है, एक तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है या एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे रुकना चाहिए। और जो हमारा जो पब्लिक के राइट्स हैं, जैसे हमने फुटपाथ क्लियरेंस के लिए जो है फ्री फुटपाथ जो हमने एक मूवमेंट शुरू किया है कि उसके बाद जो जो कई बार लोग बैठ जाते हैं उस पर बेचने के लिए कोई भी चीज़, तो उसको भी हमने फुटपाथ फ्रीडम करके जो शुरुआत की है, तो वो एक अच्छी उस पर कार्रवाई हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी हो इसको ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जनरल जो अपीयरेंस होना चाहिए सिटी का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके ऊपर कार्रवाई कर ही रहे हैं। सर दो परेशानियां जिससे हम जूझ रहे हैं फिलहाल। एक तो कि पिछले 10 साल के कंपैरिजन में साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड एक नया एवेन्यू है, मैं समझता हूँ हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें अपग्रेडेशन होते जा रहा है और नए नए टाइप से नई नए तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स क्राइम्स होते हैं। और एज इंडस्ट्रियलिस्ट हम ये फेस करते हैं डेली बेसिस पे कि कहीं ना कहीं कोई कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाता है, या तो वो क्रेडिट कार्ड्स में हो या बैंक अकाउंट्स में हो। तो आपने जैसे कहा कि पब्लिक अवेयरनेस करना तो बहुत ज़रूरी है ही। हमारा ऐसा बिलीव है कि बिजनेस कम्युनिटी तो इसमें फिर भी काफ़ी अवेयर होती है इस चीज़ों से। एट द सेम टाइम एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का गाइड मैप पुलिस डिपार्टमेंट ने बनाना चाहिए और उनको अपग्रेड करते रहना चाहिए खुद को और आपके स्टाफ को, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स भी और सिस्टम्स भी, जिसमें कि आने वाले समय में ज़्यादा मदद मिल पाएगी और इसको अच्छे से कंट्रोल करने की एक न्यू शुरुआत करना ज़रूरी है। तो मैं ये चाहूँगा कि एक नया गाइड मैप कोई आप सेंटर को, स्टेट को सजेस्ट करें जिसमें कि ये चीज़ बड़े सीरियसली ली जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले 3-4 साल में ये बहुत बड़ी चैलेंज हमारे लिए, आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए होने वाला। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पे पूरे नेशनली और इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट यहाँ पे नागपुर में सिटी में ही लगभग 30 लाख से 50 लाख रुपए का हर रोज़ जो है साइबर क्राइम होता है। ये तो साइबर फ्रॉड्स और वो बता रहा हूँ, इसके अलावा सोशल मीडिया रिलेटेड भी कुछ क्राइम्स होते हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम है और इस पे हम लोग बहुत बड़े उसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें ओपन सोर्स जो टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं, या जो भी वेल डेवलप्ड जो टूल्स हैं जो हमको मिलते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। और ये इसकी एक चीज़ तो है कि इसके डिजिटल फुटप्रिंट्स हमको मिलते हैं और केस हमको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो सब हम ट्रेस कर लेते हैं कि कहाँ पे गया। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब आपके अकाउंट से जाता है कोई भी फ्रॉड होता है, उसकी इमीडिएट आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। ये प्रिवेंटेबल है। एक तो हम पहले ही उसको करें, या फिर अगर हो भी गया है किसी के साथ तो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने 1930 बताया, ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जबकि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही 112 है। आज अगर कोई भी ये नेशनल इमरजेंसी नंबर है, वो जैसे साइबर के लिए 1930 है, तो ये भी लोगों को मालूम नहीं है कि 112 पे अगर कुछ भी हो रहा है, उसमें मेडिकल हेल्प चाहिए, उस पर भी 112 आप कर सकते हैं।
कोई क्राइम हुआ है उसके लिए भी कर सकते हैं, एक्सीडेंट हुआ है कुछ भी वो भी कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 नंबर है, तो अगर 193 पे करेंगे ना, इमीडिएटली आपको उसमें आपका अकाउंट में पैसा जो जा रहा है वो रुक जाएगा। अगर दूसरे अकाउंट में गया भी तो वो 3rd लेयर 4th लेयर में जब चला जाता है ना तो वो विड्रॉ हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब जगह पे क्राइम हो रहा है। और क्या होता है कि यहाँ पे जो पैसा निकला है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दुबई में या चाइना में या इस तरह से चला जाता है, फिर रिट्रीव करना मुश्किल हो जाता है उसको। तो इसमें अवेयरनेस जितना ज़्यादा होगा वही एक सॉल्यूशन है। जहाँ तक पुलिस का है, हम लोग, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ कि हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सिर्फ यही है कि अवेयरनेस जैसे जैसे लोगों को ज़्यादा होगी वो होगा। हमने अपने पुलिस स्टेशन में भी साइबर सेल्स बनाए हुए हैं ताकि कोई अगर वहाँ जाता है तो इमीडिएटली वो गाइड करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है इस पे और हम लोग अवेयरनेस करेंगे। आप भी इंडस्ट्री में जो इसके बारे में बताइए। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसी का फ़ोन आता है और वो बगैर पूछे वो अपने डायरेक्टर से और उन्होंने पैसा रिलीज़ कर दिया और 3-4 घंटे के बाद में अपने बॉस को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा मैंने कर दिया था क्योंकि आपने कॉल दिया था। अभी तो AI के थ्रू आप आवाज़ भी निकाल सकते हैं अपनी। जो मैं बोल रहा हूँ मेरी सेम आवाज़ AI में आप डालेंगे तो आप कर देंगे, तो रविंदर सिंगल की आवाज़ है। तो इस तरह से आज हो गया, तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। सो 1930 साइबर क्राइम के लिए, स्पेसिफिक साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए, और 112 एट लार्ज हेल्पलाइन है। साइबर सेल के स्पेशल सेल है पूरा का पूरा, जो एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। वहाँ अगर कभी जाते हैं तो वहाँ इतना रश होता है, इतना ज़्यादा केसेस लगातार आ रहे हैं, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टाइमली एक्शन ले पाना। तो विल इट नॉट बी अप्रोप्रिएट अपन सब लोकल पुलिस स्टेशन में साइबर सेल करके एक अलग ही पार्ट उसमें रह जाए, और जो क्या होता है जितने फास्ट कार्रवाई हो जाती है, जितना फास्ट एक्शन होता है, उतना फास्ट द चांसेस ऑफ रिकवरी हो जाती है साइबर में खास करके। मैं यही बोल रहा हूँ आपको, अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं भी जाते, 1930 पे अपने मेल भी कर दिया ना, जो जो भी इंफॉर्मेशन वो दे दी, तो भी उसका कार्रवाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे पास में ही आने वाला है। आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे वो भी 1930 पे बोलने वाले हैं। राइट सर। तो आप 1930 पे इमीडिएटली कीजिए, ताकि वो, हाँ, उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे तो एकदम कार्रवाई शुरू हो जाएगी। या मतलब सबसे इफेक्टिव एंड पावरफुली स्टार्ट हो जाता है। द अर्लियर द बेटर। जैसे हुआ वैसे 1930 पे कर दीजिए। बिकॉज दे सेंड इन्फॉर्मेशन टू ऑल दी बैंक्स, तो जिस भी बैंक में पैसा आ रहा है खट से वो रोक देते हैं। राइट सर। और हमारे यहाँ से फिर एक मेल भी जाता है, क्योंकि उधर से हमारे पास में आता है। क्योंकि क्या होता है कि मान लो कोई बैठा हुआ है बेंगलोर में और आपके साथ यहाँ पे रह के फ्रॉड कर रहा है, आपने पैसा ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, तो वो जो है अभी यहाँ पे हमारी पुलिस की जुरिडिक्शन तो है नहीं, तो सेंट्रली उस पर काम होता है। तो वो इमीडिएटली उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस तरह का फ्रॉड हुआ है, इमीडिएटली आप इसको रोक दीजिए पैसा। ऐसे ही आपका जो मैं सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम है वो भी ऐसे ही होता है, इमीजिएटली हो जाता है ना, जितने जल्दी कर लो उतना बेटर रहता है। जी हाँ बिल्कुल। और आप पुलिस स्टेशन का जो बोल रहे हैं ना, पुलिस स्टेशन ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन है, क्योंकि वो उसके लिए वो करता है ताकि कहीं पे जाए। बाकी आप कन्वेंशनल क्राइम जो है वो हमारे इसमें होता ही है पुलिस स्टेशन में। फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि साइबर सेल्स जो हैं वो हमारे हर पुलिस स्टेशन में है। जैसे आपने 1930 ये बताया, ये तो बहुत अच्छा है, पर ये जैसे आपने बोला ये तो फ़ोन नंबर हो गया, तो इसका ईमेल आईडी क्या होगा? तो इसमें जो है आप जो है साइबर का जो ये है, मतलब इस पे आपको इन्फॉर्मेशन जब देंगे, आपका अकाउंट नंबर पूछेगा, आपका मेल आईडी पूछेगा, तो फास्ट इसमें और आप मेल जो कर रहे हैं वो मेल जो हमारे वेबसाइट पे भी मेल कर सकते हैं और उसके थ्रू भी हम लोग जो है उसकी रिपोर्ट भेज सकते हैं आगे। तो ऐसा है इसमें प्रोसीजर, क्योंकि ये इंस्टेंटली उस पर आपको जवाब मिलता है। मेल का क्या है कि वो सिस्टम में जाता है, फिर सिस्टम के थ्रू ये जाएगा, वो तो है ही, परंतु इमीडिएट उसको कैसे रोकेंगे? इमीडिएट तो देयर इज समबडी हु इज कम्युनिकेटिंग विद यू एंड दे विल तो एक्ट। आपने बताया जैसे वो तो बेस्ट पार्ट है ही, पर उसके लिए लेकिन रिटर्न अगर जैसे हमने कोई कंप्लेंट ऑनलाइन करी, तो हमारे पास कोई ये तो नहीं रहेगा कि भाई हमने ऑनलाइन करी थी, आपके पास जब हम आएंगे तो ऐसा कुछ हमको प्रूफ मिल जाएगा? आप ई कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो कंप्लेंट कहीं भी कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है नागपुर सिटी पुलिस का, उस पर आप भेज सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं। पर बेस्ट इज़, क्योंकि मैं 10 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा वहाँ पे कि आपका अकाउंट नंबर क्या हो सकता है, आप ना वो भूल जाएं, तो वो जो जो चीज़ें पूछते हैं आप उसमें अगर डाल दिया वो इन्फॉर्मेशन, उनको बता दिया तो इमीडिएट तो दे गिव एनी रेफरेंस नंबर कि ये आपकी कंप्लेंट नंबर ये है? दे गिव। वही मतलब हमारा वही था कि नहीं, वो हमारे होता पास है। कुछ तो होना चाहिए कि हमने कंप्लेंट हाँ किया। बिल्कुल, उसके ऊपर होता है वो। आज आपने बताया कि 1930
इज़ द सेंट्रल सिस्टम कि आप इमीडिएटली कर सकते हो। ये आपने अभी हमको क्लोज में बताया तो हमको पता चला। कांट इट बी स्प्रेड लाइक कि कुछ सिटीज़ में होर्डिंग्स या न्यूज़पेपर में कंटिन्यूस ऐड कि एटलीस्ट 2 3 4 बार पढ़े तो हमको भी स्ट्राइक हो जाए कि ये इस चीज़ के लिए ये चीज़ करना है। देखिए हम अपने लेवल पे सबको बताते ही रहते हैं जितना हम लोग कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट जो है उसके ऊपर हमने बताया। हर एक मीटिंग के अंदर ये हमारा फोकस एरिया रहता है कि ये अभी जो है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जैसे आप इंडस्ट्री है वहाँ पे आपको बता के रखना चाहिए कि ऐसे ऐसे अगर आप चाहें तो मैं आपको सैम्पल पैम्फलेट्स बनवा के दे सकते हैं या उसके और भी जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे अपना चक्षु पोर्टल है एक या फिर हमारा संचार साथी पोर्टल है कि आपके मोबाइल फ़ोन किस और आधार के साथ में अटैच्ड है या कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर अवेलेबल हैं और हम लोग आपको ये बता सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। आप इंडस्ट्री में अगर चाहें बड़ा एक वो सेमिनार ले सकते हैं हम लोग और जो कि आप फर्दर उसको स्प्रेड कर सकते हैं इस आइडियाज़ को और ये बहुत ज़रूरी रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। एनक्रोचमेंट्स पे, ड्रग्स पे एंड रोड सेफ्टी पे भी आप अच्छा काम कर रहे हैं सर। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है सर जैसे पूना में अराउंड 72 lakhs रजिस्टर्ड व्हीकल्स है एंड द पॉपुलेशन 73 lakhs रजिस्टर्ड व्हीकल्स है एंड पॉपुलेशन इज अराउंड 72 lakhs। सेम सिचुएशन धीरे धीरे नागपुर में भी हो रही है सर। तो जो फ्लो आने वाला है सर इन द नियर फ्यूचर उसके लिए कुछ और क्या बेस्ट किया जा सकता है, अवेयरनेस किया जा सकता है? क्योंकि पब्लिक में अवेयरनेस बिल्कुल भी बहुत कम है सर। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है तो नहीं बोलूँगा, बहुत कम है। रॉन्ग साइड में लोग चल रहे हैं। एक्सीडेंट्स के फिगर्स आपके पास आपको तो मालूम होंगे सर। तो इसमें इंडस्ट्री को साथ में लेके क्या बड़ा अवेयरनेस कैंपेन किया जा सकता है सर? मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा कि अगर हमने जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसमें फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर सिटी में जिस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल या फिर यूज़ ऑफ हेलमेट्स है वो अप्रिशिएबल है। यहाँ पे लगभग 90% लोग हेलमेट यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा है और कई शहरों में आप देखेंगे तो शायद उतना नहीं है। तो हम लोग पॉजिटिवली इसकी तरफ जा रहे हैं। लास्ट ईयर 348 डेथ हुई थी यहाँ पे पूरे साल में 2024 में और आज जो है हमारे यहाँ पे 58 डेथ्स हैं पिछले 2 महीने अभी तक फैटल जो है क्रैशेस में। और अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो इस साल लगभग 5 से 7 जो हैं डेथ्स कम हैं। हमारा इस पे फोकस है, हम एक एक दिन एक एक डेथ जो हो रही है रोड के ऊपर एनालाइज करते हैं उसको कि वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई है या वहाँ पे डार्क था वो एरिया या फिर ब्लाइंड टर्न था या ओवर स्पीडिंग थी या फिर रॉन्ग साइड ड्राइविंग थी। ये सारी चीज़ों हम उसमें देखते हैं और प्रॉपर उसको एनालाइज कर रहे हैं। हमारा ये इस साल का टारगेट है कि हम 50% इसको कम करें, इसलिए हमारे डीसीपी हमारा पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस टीम है उस पर काम कर रही है। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, इसमें अवेयरनेस में हमारा जो आरएसपी डिपार्टमेंट है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, इसमें भी हम लोग रेगुलरली जाके स्कूल्स कॉलेज और सब जगह पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग भी इस पे हेल्प करेंगे हमें तो इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मोस्टली जो एनालाइज किया गया है वो है 2 व्हीलर्स जो हैं, इसमें मेजर डेथ्स जो हैं 2 व्हीलर ड्राइवर्स की हैं। वो लोग जो हैं हेलमेट का यूज़ नहीं करते, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये सब चीज़ें करते हैं और कई बारी तो उनको मालूम ही नहीं रहता कि उनको कहाँ पे गाड़ी पार्क करनी चाहिए, कहाँ पे ये करना चाहिए। सो ये इश्यूज़ हैं जो कि मेजर इश्यूज़ हैं। लगभग 67% to 70% जो है ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ एक हमने जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं जैसे हिंगना का एरिया है, वहाँ पे आउटस्कर्ट्स का जो एरिया है वो आउटर रिंग रोड है, वो ये हमारे अभी टारगेट एरियाज़ हैं, इन पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उमिया करके जो यहाँ पे एक एरिया है वहाँ पे लास्ट ईयर जो है लगभग 7 से 12 फैटेलिटीज़ हुई थी। अभी जो हमने पिछले 6-8 महीने से काम किया वहाँ पे 0 फैटेलिटी है। तो ये जो है ये मेजर चेंज है वहाँ पे। और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। आपने जामठा में देखा होगा, वहाँ पे हमने अभी हाई मास्ट लगवाया है, उसकी वजह से जो पूरी लाइटिंग हो गई उससे भी वहाँ पे एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं। तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट जो है दिखेगा। मेरा
पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि इस साल हम लोग एक्सीडेंट्स और डेथ्स जो है काफ़ी कम कर पाएंगे, और इसमें सब लोग और भी अवेयरनेस जितना कर पाएंगे उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो चेंज हमने देखा है कि ट्रैफिक कंजेशंस आपने बहुत कंट्रोल कर पाए हैं आप। व्हाट काइंड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच डू यू टेक टू इम्प्लीमेंट दिस? कि हमने देखा कि इससे पहले ट्रैफिक कंजेशन या जो यूजुअल बॉटलनेक्स होते थे वहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक बहुत ही ईज़ के साथ में ट्रैफिक फ्लो बहुत ईज़ हो गया। तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी डू यू टेक अप? फॉर्चुनेटली वी आर, वन इज़ दैट आवर पीपल आर इन्फॉर्म्ड। सेकेंडली हम लोग ड्रोन्स का काफ़ी यूज़ करते हैं कि किस तरह से फ्लो कैसा रहा है पर्टिकुलर पीक आवर्स में, और हमने कुछ एक जो है वन साइड वन वे ट्रैफिक किया है। आपने देखा होगा कि इस साल जो जामठा में जो अपना स्टेडियम है, जो वहाँ पे जो मैच हुआ था, हमने उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया। पार्किंग्स कहाँ पे होनी चाहिए, वर्धा साइड से जो आ रहे हैं उनकी पार्किंग कहाँ होनी चाहिए, सिटी से जाएंगे तो उनकी कहाँ होनी चाहिए, टीम्स जो हैं जब दोनों टीम्स जब जाएंगी तो उनकी व्हीकल की पार्किंग और कितने बजे होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया था। उसका काफ़ी लोगों ने देखा कि इस बारी कोई भी कंजेशन नहीं हुआ। 4-4 घंटे जाम लगता था वहाँ जी, पहले। तो वो हम हर एक चीज़ में ये कर रहे हैं। जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं, ये सभी चीज़ों अभी हम आप और भी देखेंगे कि कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ओवर स्पीडिंग हो रहा है, वहाँ पे हम बैरिकेड्स का यूज़ करने वाले हैं, तो टू ब्रेक द स्पीड, लोग स्लो होके जाएं ना आराम से। तो वो हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, जो कि आजकल एक्चुअली एक्सीडेंट्स बोलते हैं वो क्रैशेस बोलते हैं आजकल, तो क्रैशेस कम होंगे। और उसके अलावा जो इंजरीज़ हो, ग्रीवियस हो, सिंपल हो या मेजर हो या माइनर इंजरी हो या फिर फैटेलिटी हो, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो सिग्नल पे चालान आ जाते थे, कैमरास लगे थे, आई थिंक अभी वो काफ़ी कम हो गया है। नहीं, ये भी जो है आपको ये लगता होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका जो ऐप है महा ट्रैफिक ऐप, आप उस पे जाएंगे, अपना व्हीकल का नंबर डालिए, आपको पता चलेगा कि आपके व्हीकल पे कितने चालान हैं। तो अब वो हो रहे हैं चालान्स क्योंकि कैमरा से होते हैं, उसका आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कभी मैसेजेस आते हैं, कई बारी नहीं आते हैं, परंतु आपको वो ऐप चेक करते रहना चाहिए कि मेरी गाड़ी के ऊपर कितने चालान हैं। सर लेकिन जितने कैमरास पहले जो फियर था, एक बीच में समय आया था कि कोई हेलमेट नहीं पहना तो उसको ये रहता था कि मेरे को एक चालान तो आ ही जाएगा, तो इज इट स्टिल दैट मच? यस इट इज़ देयर। मुझे आज ही मैसेज आया अभी। हाँ, तो ये है, ये चल रहा है, और ये सबको कॉशियसली ड्राइविंग करनी चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी के अगेंस्ट जो भी चालान है, अगर आप अपनी गाड़ी बेचने के लिए जा रहे हैं तो जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे तो आप बेच नहीं सकते गाड़ी। उसके अलावा जो बाकी और भी कुछ चीज़ें, मैं इससे पहले एडीजी ट्रैफिक था तो मैंने सजेस्ट किया था पीयूसी अगर आप करवाने जाते हैं तो उस टाइप पे पहले आप चेक करें आपकी गाड़ी के खिलाफ कितने केसेस हैं। उसके अलावा जो फास्ट ट्रैक जो टैग है, फास्ट टैग, वहाँ पे जब आपकी गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं तो उससे भी आप लिंक कर दें ताकि आपके जितने भी चालान हैं वो इमीडिएटली उससे कट हो जाएं। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें जो आने वाले टाइम में होने वाली हैं, और जो भी आपके गाड़ी के खिलाफ जो चालान हैं वो आपको पे करने ही चाहिए, विच इज़ योर ड्यूटी। तो मुझे लगता है इससे सर फर्क ट्रैफिक पड़ेगा। से संबंधित एक और परेशानी है। मैं धनतोली में रहता हूँ, यहाँ तक के सारे रूल्स वहाँ डिफाइंड है, काफ़ी सारी गलियाँ वहाँ पे वन वे डिफाइन की हुई हैं, हालांकि वो सिर्फ कहने के लिए है, लोग टू वे जाते ही जाते हैं वहाँ पर। प्रॉब्लम इस हद तक ज़्यादा है कि लोग पहले तो सिर्फ घर की बाउंड्री वॉल के बाहर ही गाड़ियाँ लगाते थे, अब गेट खोल के घर के अंदर भी गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं। सिचुएशन इतनी ख़राब है, और हॉस्पिटल्स में कंटिन्यूसली आने वाले दूर दराज से लोग आते हैं, जो वो आके सारी बिल्डिंगों के बाहर गंदगी फैलाते हैं, गाड़ियाँ पार्क रहती है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। वहाँ से संबंधित पुलिस स्टेशन में कई बार हमने रिटन में कंप्लेंट देने के बावजूद यहाँ पर कोई एक्शन होता नहीं है। मतलब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि शायद डिपार्टमेंट इसमें को बड़ी स्टेप लेनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने की। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आपने बताया पार्किंग का इज़ एन इशू, और जहाँ जहाँ जैसे कई बारी हॉस्पिटल्स हैं उनको जो ओपन रखना चाहिए था एरिया, वो भी उन्होंने अंदर ले लिया है। तो ये एक इशू है, जहाँ पे पार्किंग के लिए रखनी चाहिए थी जगह वो नहीं रखी गई हैं, या कई होटल्स में भी आप देखेंगे वहाँ पे भी ऐसा है। तो इसके ऊपर हमने जो है अभी कॉर्पोरेशन के साथ में मिल के ये किया है, और इसके अलावा कुछ एरियाज़ नोटिफाई करने के लिए ये पार्किंग के लिए एरियाज़ हैं
वो भी हमारा चल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस वगैरह काफ़ी चल रही हैं अभी सिटी के अंदर, और हम कई बार ये रोड बंद हो जाता है, कभी वो रोड बंद हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा है। स्पेशली धनतोली का जो आपने वो बताया है, उसमें मैं ज़रूर इस पे मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे वन वे डिफाइंड है और कितने बजे से कितने बजे तक डिफाइंड है। ये सारी चीज़ें भी मैं देख के उसके बाद में आपसे बात करूँगा ज़रूर। और जो व्हीकल टोइंग का है, जैसे कुछ लोग लगा देते हैं व्हीकल्स, तो उस पर्टिकुलर जहाँ जहाँ पे है तो टोइंग भी वहाँ से व्हीकल का होना चाहिए। जब गाड़ियों को हटाते रहेंगे तो लोगों को एक ये रहेगा कि मैं जो है अपनी गाड़ी को यहाँ ना लगाऊँ। जैसे मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे एरिया में तो पूल इन करके जाना चाहिए गाड़ी का, कि एक ड्राइवर हो जो 3-4 लोग जाके वहाँ पे चले जाएं। ऐसी छोटी छोटी हम समझदारी दिखाएंगे तो उससे भी काफ़ी चीज़ें, क्यों एक आदमी है इतनी बड़ी गाड़ी लेके जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर पेशेंट है तो वो जाते हैं और गाड़ी को रखने की जगह नहीं है। तो ये एक इशू है जिस पे समझदारी हमको दिखानी पड़ेगी। गवर्नेंस तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज अच्छे से गवर्नेंस होता है अगर वो कैमराज और एआई बेस्ड अगर काम हो जा रहा है, और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा काम पुलिस कर रही है एआई के बेस पे, कि ऑटोमेटिक सिग्नल तोड़ रहे हैं, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जा रही है, या रॉन्ग साइड कर रहे हैं बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। बट डजंट इट नीड मोर ऑफ दिस सॉर्ट? जैसे वन वे से कोई गाड़ी जा ही रही है, अगर क्या होता है अगर कोई आदमी पकड़ता है तो चांसेस है वो निपट जाएगा, लेकिन कैमरा जो सिस्टम से अगर ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो जाता है और वो पहुंच जाता है तो ऑटो मोड पे कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि देर आर 100% चांस के दैट कैन बी कॉट एंड 100% नोटिसेस दे के या पेनल्टी लग सकती है उन लोगों को। दैट वुड बी द बेस्ट कंप्लायंस पार्ट। So for this, I would again tell you that we have a system called one state one e-चालान। सो इसमें जो है ना, मैं जब दोबारा बोलता हूँ, जब मैं एडीजी था ट्रैफिक था, तो उस समय हमने पायलट प्रोजेक्ट लिया था नासिक सिटी में, यही चेक करने के लिए कि हमारा जो सिस्टम है वो एनआईसी बेस्ड हो सिस्टम। तो एनआईसी बेस्ड सिस्टम में 2-3 एडवांटेजेस हैं। जैसे आरटीओ सिस्टम है वो एनआईसी बेस्ड है, और अगर हमारा भी ये सिस्टम है तो हमको ई कोर्ट की सुविधा उसमें मिलेगी। तो अभी अगर कोई का वायलेशन होता है तो ई कोर्ट के थ्रू उसको चलान जाएगा, जो कि अभी नहीं हो रहा है। तो ये चेंजेस अभी आने वाले हैं, ये हो गया इसके ऊपर और अच्छे से इफ़ेक्टिवली हुआ है। तो आप जो बोल रहे हैं वो चलान उसको इमीडिएटली हो जाएगा, हमको एक्सेस मिल जाएगी। और उसके अलावा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे आरटीओ का पूरे नेशनली एनआईसी बेस्ड है, हमारा भी अगर एनआईसी बेस्ड उस पर हो जाता है तो हमको भी कोई रिट्रीव करनी है कोई इन्फॉर्मेशन, या आरटीओ डिपार्टमेंट को लेनी है, या किसी वाहन के ऊपर कितने केसेस हैं उसको सस्पेंड करना है, उसका लाइसेंस कैंसिल करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो ये सिस्टम थोड़ा अभी चल रहा है, शायद जल्दी उस पर भी एक्शन होगा, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव सिस्टम होने वाला है। Many thanks for all the indulgence and I would request our viewers as well कि अगर आपके कुछ सुझाव और सवाल हों तो ये प्लेटफॉर्म हमारा कंटिन्यूइंग प्लेटफॉर्म है, एंड आई वुड थैंक डॉक्टर रविंदर सिंघल टू पार्टिसिपेट इन दिस। और हम जल्दी ही इसकी दूसरा सेशन जल्दी ही कंडक्ट करेंगे, तो आपके कोई भी सजेशंस हो, आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.